हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 6 पर ऑफ चैप्टर 7 जो कि था मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 3 डायमेंशंस। इससे पहले बच्चों जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, लास्ट के 2 लेक्चर्स में। आज बच्चों हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई प्रोजेक्टाइल है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में, रेंज में, मैक्सिमम हाइट पे। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाले लेक्चर नहीं देखे तो वो जाके देख लो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब आज थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आज दिमाग तो अभी भी लगा रहे थे, आज थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें फिजिक्स से ज़्यादा आपको मैथ्स लगानी है। क्योंकि हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वो बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर 3 या 4 था आई थिंक, लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ा। यहाँ पर बच्चों क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन पे अब आप कहोगे सर क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हो गया कि अभी तक जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था कि ग्राउंड जो था वो हॉरिजॉन्टल था। यहाँ से अगर आपने लॉन्च करा है प्रोजेक्टाइल तो गिर के इसी सेम लेवल पर आके गिरेगा। ये यहाँ से अगर आपने फेंका है, इसको प्रोजेक्ट करा है, तो ये यहीं इसी प्लेन लेवल पे आके गिर गया, हॉरिजॉन्टल लेवल पे था। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो ग्राउंड है आपका ये टिल्टेड है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अरे भाई हो सकता है दुश्मन तुम्हारा कहीं ऊपर चढ़ के बैठा हो तो आप ये वाली एनालिसिस नहीं लगाओगे, वरना आप यहाँ से तोप मारोगे तो उसको लगेगी भी नहीं, हो सकता है आगे निकल जाए, पीछे चली जाए, तो इस पर भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये मान लो आपकी कैनन है जिससे आपको मान लो फायर करना है कुछ, तो ये जो फायर करोगे आप, ये ऐसे जाके कहीं यहाँ टकराएगी। अब कहोगे सर तो इसमें चेंज क्या हुआ, बस ये हॉरिजॉन्टल था इंक्लाइंड हो गया। देखो यही तो बात है बच्चों, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो अभी हम देखेंगे क्या क्या चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लेते हैं इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं बच्चों। पहला तो ये समझ लेते हैं क्या केसेस हैं, फिर इस पॉइंट पे आएंगे। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ पर 2 टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला क्या है, मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरा है मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब पहला तो यह है कि आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो प्रोजेक्टाइल को, ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और दूसरा केस क्या है कि जो आपकी ट्रेजेक्टरी वो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब आपने जो थ्रो करा है वो ऊपर से नीचे की तरफ, दुश्मन अब आपका यहाँ है और आप यहाँ से उस पर तोप मार रहे हो, तो ये हो गया डाउन द प्लेन, ये हो गया अप द प्लेन। ठीक है, अब ये जो पहला पॉइंट लिखा है इस पे आ जाओ। यहां पर बच्चों ये लिखा हुआ है कि भाई ये बिल्कुल सेम प्रोजेक्टाइल मोशन यही है, बस चेंज क्या करा है, जो हमारा पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे होता था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल थी और वाई एक्सिस वर्टिकल थी, इसको हमने ऐसे टिल्ट कर दिया है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो अब वाई एक्सिस ये हो गई और एक्स एक्सिस ये होगी। कह दोगे सर ऐसा क्यों करा गया, ऐसा इसलिए करा गया ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। भाई हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई मान सकते हैं, बस वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 मोशन से मिलकर बना होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहां के केस में क्या हुआ है बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन था, ये वाला जो आगे जा रहा प्रोजेक्टाइल, ये टिल्ट होके थीटा एंगल पे पहुंच गया है, और जो वर्टिकल मोशन था वो भी टिल्ट होके वाई एक्सिस पे ऐसे चला गया। बस यही तो अंतर आया है, वही यहां पर लिखा हुआ, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ गए, इज टिल्टेड थ्रू द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये थीटा जो है वो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, तो इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम थीटा एंगल से यानी इंक्लाइंड प्लेन के एंगल से घुमा दें और अपनी सारी मैथमेटिक्स हम इस पर अप्लाई करें, इस वाले एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। बस इतना ही करना है। कह दोगे सर ये तो बहुत आसान है, हो गया, करके तो देखें पहले कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो अगर बच्चों तुमको फिजिक्स समझ में आ गई है तो मैथ्स लगाना कोई कठिन नहीं है, वो अभी तुरंत अभी आप समझ जाओगे, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसको देख लो फिर आगे बढ़े। देख लिया? अब पहला केस, सबसे पहले पहला केस पढ़ते हैं
मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन। अभी इस डायग्राम पे मत आना, अभी पहले वो देखो कि हम भैया जो प्रोजेक्टाइल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अभी एक्स एक्सिस इसको नहीं माना है, गलत मैं बोल दी हूँ। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है एक्स एक्सिस, इसी को हमने एक्स एक्सिस मान लिया है और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस मान लिया। कहोगे सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों करा। आप अभी मजा आएगा इसको देखना, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। अब भैया पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिन है, यहां से आपने फेंका बॉल को, या जो भी आपकी कैनन है उसको फेंका, ये ऐसे ऐसे आई और यहां पर पॉइंट पी पर हिट कर गई आके। कह दोगे ठीक है सर। यू नॉट जो है, यू नॉट, उस केस में हम लोग वी नॉट लेते थे, यहां पर हम यू नॉट, कुछ भी ले लो यार, बस मतलब है कि यू नॉट आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यू नॉट क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, लॉन्च करा है, इनिशियल वेलोसिटी। अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन ये मेजर किससे करा गया है? ये यहां से नहीं मेजर करा गया है, इस वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये मेजर करा गया है एक्स एक्सिस से। क्योंकि अभी तक जितनी भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन इससे पहले वाले चैप्टर में करते हैं, उसमें हमने अल्फा को, या जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करा था या एक्स एक्सिस से। इस केस में एक्स एक्सिस ही चेंज हो गई, तो हम इस अल्फा को मेजर कर रहे हैं कहां से? एक्स एक्सिस से। तो अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सब मैं लिख दे रहा हूं, वो हालांकि वहां नोट्स में आपको सब मिल जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। कह दोगे सर ये सब हम समझ गए। अब यहां फिर चेंज क्या आया? चेंज देखो ये आया बच्चों कि जब आपने एक्स वाई सिस्टम को ही थीटा एंगल से घुमा दिया, अगर ये थीटा ना होता तो ये एक्स एक्सिस ये वाली होती और वाई एक्सिस ये वाली होती। होती कि नहीं होती? कह दोगे सर बिल्कुल होती। तो चेंज क्या आया है? चेंज पहले तो हम यही समझते हैं कि ये जो यू नॉट है इसके दो कंपोनेंट हो गए। कहोगे हाँ सर, एक ये जो अल्फा एंगल बना रहा है इसका यू नॉट का इस एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा? अगर अल्फा ये बना रहा है भाई, इसको हॉरिजॉन्टल रखते तब भी यू नॉट कॉस अल्फा होता, और ऐसे घुमा दिया तब भी यू नॉट कॉस अल्फा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमने पूरी पूरी यू नॉट के साथ ही साथ घुमाई है ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या लेते थे हम लोग? यू नॉट कॉस अल्फा। कह दोगे हाँ सर ये तो लेते थे। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या लेते थे? अब इस केस में वाई वर्टिकल नहीं है क्योंकि इसका प्रोजेक्शन इस पे आ रहा है, ये हो जाएगा यू नॉट साइन अल्फा। कह दोगे हाँ ये इतना समझ गए, ये हो गया यू नॉट कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में, और ये हो गया यू नॉट साइन अल्फा इस डायरेक्शन में। इतना समझ गए कि नहीं? अब एक चीज और आती है कि भैया जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी सब नीचे की तरफ, अर्थ जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, वो नीचे की तरफ लगता है। तो ये तो चाहे तुम प्लेन को टिल्ट करो ना टिल्ट करो, ये तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। कहोगे सर हाँ, तो इसमें चेंज क्या आया है? देखो एक चीज तो पक्की है कि मोशन को हमको एनालाइज दो ही डायरेक्शन में करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा हो या इंक्लाइंड प्लेन पे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो अगर हम जी को, ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ, इसको दो पार्ट में तोड़ लें, एक तो एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन इसको तोड़ेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। ये एंगल देखो बच्चों थीटा है, अगर मैं ये वाली देखो, ऐसा नहीं है कि ये इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ये तो जी तो हर जगह है, मैंने समझाने के लिए यहां पर ऐसे बना दिया ये एरो। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि अर्थ की वजह से, तो हर जगह रहेगा, मैंने समझाने के लिए यहां पर बनाया है। ठीक, अब देखो अगर मैं इस वाली लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को ऐसे नीचे खींच दूं पूरा, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला मेरा हाथ जहां जा रहा है इसको देखो, ये ओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल ट्रायंगल का कितना होता है? तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर 180 माइनस 90 माइनस थीटा करो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा। इसको थोड़ा साफ तरीके से बना देता हूँ। ये एंगल हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल। और ये आप जानते हो कि हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये वाली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कि वाई एक्सिस है हमारी, और एक इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो कि हमारी इस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो यहां इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90, ये 90 है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा थीटा। कुल मिला के ये है बच्चों कि ये जो जी इस वाले एक्सिस से एंगल बना रहा होगा वो थीटा होगा। और ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको गिरा के यहाँ हॉरिजॉन्टल ले आऊँ तो ये जी जो होगा इसमें कोइंसाइड कर जाएगा, इससे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जब इसको मैं ऊपर खींचूंगा तो ये वाली लाइन ऐसे टिल्ट होती जाएगी, और कितने एंगल से टिल्ट होगी? जितना ये एंगल। या ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाया करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करा करो कि भैया जब ये लाइन अगर मैं इसको एक्स एक्सिस को गिरा के हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये वाली लाइन ऐसे वर्टिकल आ जाएगी, तो देखो जी यहाँ पर है। लेकिन जब मैं इसको फिर से टिल्ट करूंगा, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये टिल्ट हो जाएगी, और कितना टिल्ट होगी? जितना एंगल है। और यहाँ से भी दिख रहा है कि ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, टोटल 90, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा बच गया। बात समझ गए? इतना अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको समझाने के लिए इतना यहाँ पर लिखा हूँ, इसको मैं रब कर दूंगा। रब इसलिए कर दूंगा क्योंकि ये आप समझ गए हो, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कितना एंगल, ये है एंगल थीटा। तो बच्चों ये बताओ, ये वाला कंपोनेंट जी का, क्योंकि जी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन है तो वेक्टर है, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट जी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? कह दोगे हाँ सर होगा। और ये वाला कंपोनेंट, ये जी साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह दोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ये भाई हो गया परपेंडिकुलर। ये कह दोगे सर लेकिन कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई जिस डायरेक्शन में एंगल है उसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस, उससे अपोजिट में जो कंपोनेंट होगा वो साइन। ये देखो यहाँ पर भी यू के साथ वाला जो अल्फा था, यू नॉट कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, ये सब तो हम लोग सीख ही चुके हैं कंपोनेंट निकालना। यहाँ पर कॉस थीटा लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस है। ये सब कर लेना, ये तो जानते ही होगे, इतना सीख गए हो। अब इतना सब जब हमने कर लिया तो अब बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर बस आपको कंपोनेंट लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहले तो ये लिखना है लेट यू एक्स एंड यू वाई आर इनिशियल वेलोसिटीज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि एक्स का एक्स में और वाई का वाई में डायरेक्शन, रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो यू एक्स और यू वाई को हम मान लेते हैं कि यू एक्स हमारी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, और यू वाई किस में है? वाई डायरेक्शन में। कह दो कि सर ये भी समझ गया, इस डायग्राम को समझ गए हो तो अब कुछ नहीं बचा, अब तुरंत हो जाएगा सब कुछ सॉल्व। इसको देख लो फिर आगे बढ़े। देख लिया? अब क्या है बच्चों, एक चीज समझते हैं कि भैया यू एक्स क्या है। यू एक्स है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हमने निकाली? इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू नॉट कॉस अल्फा, और ये एरो देखो दिखा रहा है कि ये उसी की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा प्लस का यू नॉट कॉस अल्फा। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यू नॉट साइन अल्फा, और जो कि एरो दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगी। ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर यू एक्स क्या हो जाएगी? यू नॉट कॉस अल्फा, और यू वाई क्या हो जाएगी? यू नॉट साइन अल्फा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरह अब हम लोग एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, जब हम लोग मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ रहे थे, भाई प्रोजेक्टाइल उड़ा और ऐसे आके यहाँ गिर गया, तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि भैया एक एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है।
लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन को ही टिल्ड कर दिया गया है, इसलिए इस जी के दो कंपोनेंट हो गए। एक तो देखो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है जी कॉस थीटा, और एक अलोंग द प्लेन है जी साइन थीटा। तो यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, नेगेटिव। तो ए एक्स यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल या एक्सेलरेशन क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, ये हो जाएगा माइनस का जी साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं। ये देखो यहां पर ये जी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है और एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में है, तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का जी साइन थीटा, और ए वाई वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये देखो y इस डायरेक्शन में है ये वाले, तो g cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए वाई हो जाएगा माइनस का g cos थीटा, cos थीटा। इतना अगर आप कर ले गए तो अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो सिर्फ मैथमेटिक्स कह दोगे सर। अब बचा क्या, बचा ये है बच्चों कि आप लोग शुरुआत से देख रहे होंगे जब से हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं कि एंड ऑफ द डे हमको लगानी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही हैं, हर जगह इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अभी जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने यही करा था, यहां पर भी यही करेंगे, बस क्या होगा जो पैरामीटर हैं वो चेंज हो जाएंगे और बाकी सब यही रहेगा। तो जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, और क्या निकालते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते थे, कितना वो आगे दूर जाके टकराएगा, और मैक्सिमम हाइट उसको कितनी मिलेगी। यहां पर भी हम वही तीन चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बच्चों कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ हमको, मुझे बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे यहां पर निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। देखो कह दोगे कि सर यहां भी वही करेंगे, आधे पाथ तक निकालेंगे हम कि कितना टाइम लगा है, और फिर उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे कि जितना जाने में टाइम लगेगा उतना आने में टाइम लगेगा। बस बच्चों यही गलत कर जाओगे। ये जो पाथ तुमको मैंने दिखा दिया है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, मैंने जानबूझ के बनाया था। कभी भी तुम किसी स्लोप पर जाकर कोई पत्थर या कुछ फेंक के देखना, बहुत मज़ा आएगा। कह दो कि मज़ा क्या आएगा इसमें, मज़ा ये आएगा बच्चों कि तुम ये खुद देखोगे कि वो पाथ सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ऐसे एकदम एग्जैक्ट किसी लाइन के इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि ग्रेविटी लगेगी, तो ये पाथ कुछ ऐसा होगा। मैं आपको अब दिखाता हूँ सही पाथ। ओके सर पहले क्यों नहीं बताया, इसी पॉइंट को प्रूव करना। ये पाथ कुछ ऐसा जाएगा, यूँ लगभग ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे जब फेंकोगे तो ये ऐसा जाएगा। ये बीच में डिप हो गया है, डिप नहीं होगा, मतलब बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये ऐसा कुछ पाथ जाएगा ये, ठीक है। अब ये देखो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब अगर मैं इससे बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम नहीं है। ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा और नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो अलग अलग होंगे। तो कह दोगे तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पॉइंट पी मैं यहां बना देता हूं, पॉइंट पी, ठीक। कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक चीज दिमाग में लगानी है, क्या कि भैया मोशन इन वाई डायरेक्शन को कंसीडर करना है। मोशन इन वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन में मोशन कैसा हो रहा है, मोशन इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी। भाई ओ से पी जा रहा है तभी तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर वो हवा में रहा है, तो ओ से पी जाने में जो टाइम लगेगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। कह दो कि सर वाई डायरेक्शन में मोशन को क्यों एनालाइज कर रहे हैं। यहां एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि भैया जब ओरिजिन से ऑब्जेक्ट उठा, ऐसे ऐसे आगे गया और आकर ये टकरा गया पी पे, तो ये बताओ वाई डायरेक्शन में वो कितना मूव करा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। वाई डायरेक्शन में कुछ दूरी चला है वो, मतलब इस डायरेक्शन में। कह दो कि हाँ सर चला है, वो ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। मैं टोटल दूरी की बात कर रहा हूं, नेट कितना चला ओ से पी में जाने में, वो वाई डायरेक्शन में कितना चला। कह दो कि सर चला ही नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है,
क्या वो वाई डायरेक्शन में कहीं हवा में अटका हुआ है क्या? नहीं, वो ऊपर गया और फिर आकर उसी लेवल पे आ गया। तो ये जो पॉइंट ओ था वो एक्स एक्सिस पर ही तो है, तो वाई कितना है यहाँ पर? 0। इसी चीज को बच्चों हमको यूज करना है। क्या यूज करना है? यहां पर मैं लिख रहा हूं नेट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो व्हेन मोशन इज फ्रॉम O to P। ये स्टेटमेंट कितनों को समझ में आया कि भैया जब मोशन O से P हो रहा है, पूरा पूरा कंसीडर करोगे तो y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो 0 है, क्योंकि गियर ऊपर से उठ के वो उसी लेवल पे आई जा रही है। ये बात समझ गए कि नहीं? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। उससे पहले एक काम करते हैं, लेट्स से एस वाई कितना है? 0। कह दोगे सर एस वाई क्या है? एस वाई है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। लेट्स से एस वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, चलो पूरा ही लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? वो है u नॉट साइन अल्फा, है कि नहीं है? ये देखो u नॉट साइन अल्फा। और एक्सेलरेशन कितना है? ए वाई माइनस का जी कॉस थीटा, अब हमें एक चीज और पता है, टाइम कितना होगा? टाइम को हम लिख लेंगे कैपिटल टी, जो कि होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। यही हमको कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम लगेगा उसको ओ से पी जाने में वो कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हमको पता करना है। इतना देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए हो? ये बहुत सिंपल था। देख लिया? अब देखो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अगर y डायरेक्शन में अप्लाई करें, एस वाई इज इक्वल टू यू टी, यानी कि यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यही तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस वाई हम लोगों ने कितना लिया? 0। यू वाई कितना है? अभी हमने इससे पहले वाले पे लिखा, यू वाई है यू नॉट साइन अल्फा, ए वाई है माइनस का जी कॉस थीटा, और टी है टाइम है कैपिटल टी। ये सारी वैल्यू यहां रख दो, तो ये हो जाएगा यू नॉट साइन अल्फा इंटू टी की जगह पे कैपिटल टी माइनस का, क्योंकि ए वाई माइनस का जी कॉस थीटा है, ये हो जाएगा जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को उधर, ये माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू नॉट साइन अल्फा इंटू टी। इस टी से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक टी कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 को उधर ले जाओ, जी कॉस थीटा को नीचे ले जाओ, तो ये टी क्या हो जाएगा? 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 यू नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये आ गया आपका बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। कह दो कि वाह सर मजा आ गया। अब जरा अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको कंपेयर करता इस वाले केस से, जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है ऐसे, वहां पर कितना आता था टाइम ऑफ फ्लाइट? 2 यू नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, और यहां कितना आ रहा है? जी कॉस थीटा। कह दो कि सर बस कॉस थीटा का ही अंतर आ रहा है, बाकी तो सब ठीक है। कॉस थीटा का अंतर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस प्लेन को ही हमने थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया है, इसीलिए देखो कॉस थीटा आ रहा है। देखा मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है। ये चीज ध्यान रखना। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये लिख लो एक बार,
मैं शुरुआत से दिखा देता हूं, यहां से समझो। लिख लिया। अब बारी आती है, अब किस चीज की बारी आती है? अब बारी आती है मैक्सिमम हाइट कितनी वो अचीव करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम हाइट चाहे हॉरिजॉन्टल वाला केस हो, मतलब चाहे ऐसे प्रोजेक्टाइल आके गिरे या यहां पर है, जो पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होगी, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होगी, मान लो ये कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वाई की डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा 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 ऊपर, और फिर वो धीमा पड़ता जाएगा और फिर रुक जाएगा, ऊपर जाने से रुक जाएगा और वो गिर जाएगा आके। ऊपर जाना मतलब ये वाला इस डायरेक्शन में ऊपर जाने की बात हो रही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल नहीं रह गया, अब इंक्लाइंड हो गया। तो जब आप इसको फेंकोगे क्या होगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, अब ये इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा इस डायरेक्शन में, वो आगे जाके फिर गिरना चालू हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। यही चीज हमें ध्यान रखनी है और हम अप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या निकाला था? पहला तो हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट HM, ठीक है। यही तो यहां पर लिखेंगे क्या हम? एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन इज 0, 0 हो जाएगी वाई डायरेक्शन में। अब यहां पर एक चीज और लिखता हूं मैं, लेट्स से वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इज VY, UY नहीं VY, यानी फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। इतना लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। इसको शॉर्ट नोट्स बना लो कि मतलब वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है UY है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हमने मान ली? VY। इसको देख लो एक बार, देख लिया। अब फिर से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, क्योंकि VY जो है वो कितनी है? 0। यही तो हमने अभी डिस्कस करा कि जिस पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है उस पॉइंट पे? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है U0 साइन अल्फा, U0 साइन अल्फा। और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? माइनस का G cos थीटा। याद आ रहा है कि नहीं? अभी हम लोगों ने लिखा था इससे पहले। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो हर जगह इक्वेशन ऑफ मोशन ही तुमको घूम फिर के लगानी है और कुछ नहीं करना। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? V स्क्वायर, यानी कि वाई डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में VY स्क्वायर इज इक्वल टू UY स्क्वायर प्लस 2AY इंटू S होता था डिस्टेंस जो ट्रेवल करी। अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस केस में VY तो 0 है, UY पता है, S कितना है? S हो गई मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वही तो कैलकुलेट करी जा रही। ये सारी वैल्यू इसमें रख दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा बच्चों? VY हो जाएगा 0, UY हो जाएगा U0 साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस इसलिए क्योंकि AY है G cos थीटा, 2G cos थीटा इंटू HM। इस माइनस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 2G cos थीटा HM इज इक्वल टू U0 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये 2G cos थीटा इसके नीचे ले आओ तो HM क्या आ जाएगा? U0, अगर इस स्क्वायर को खोलना चाहो तो खोल दो, तो U0 स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा। ये आ गया बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कि प्रोजेक्टाइल अगर नीचे से ऊपर की तरफ किसी इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका जाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेन करेगा, इतनी अटेन करेगा। कह दोगे सर ये तो समझ गया मैं, यहाँ से देख लेते हैं, फिर से एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। हम लोगों ने ये सब माना था, पूरा कहानी समझी थी, फिर हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट होके आया 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। फिर हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करी और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करा कि जिस पॉइंट पर हाइट मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी। उस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमने वी वाई मान लिया जो कि जीरो है, वी वाई इज इक्वल टू जीरो। यू वाई और ए वाई हमको ऑलरेडी पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जिसमें एस की वैल्यू जो कि डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट है वो है एच एम मैक्सिमम हाइट, और सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी तो एच एम मैक्सिमम हाइट हमको पता चल गई। अब फिर से मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ ये वाले केस से, ये हॉरिजॉन्टल वाले केस से। ये मैक्सिमम हाइट आती थी यहाँ पर, याद आ रहा है कि नहीं, वो कितनी आती थी, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। अब कहोगे हाँ सर यही तो आती थी, अंतर क्या आया, कॉस का अंतर आया। क्यों आया, क्योंकि इस प्लेन को ही टिल्ट कर दिया गया। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि फिर पता चला यही लिख के रख लो, इतना देख लो। फिर एक रेंज बची हुई है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। देखो ये केस स्टडी है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है इसमें कि तुम देख रहे हो कि मैं बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन ही अप्लाई करा है, बस क्या करा है कि पैरामीटर थोड़े थोड़े चेंज हो गए। देख लिया इसको। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, अब निकालेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कि भैया इस इंक्लाइंड प्लेन पर वो कितनी दूरी पर टकराएगा, जाके कितनी दूरी पर टकराएगा, यानी कि ओपी की वैल्यू पता करनी है जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते थे। हम रेंज को आर मान लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको पता करना है। क्या पता करना है हमको, हमें ये पता करना है ओपी, ये कितनी दूर जाकर टकराएगी, ठीक है, ओपी पता करनी। ये तो बहुत सिंपल है। कह दोगे सर कैसे सिंपल है, भैया हम एक्स डायरेक्शन वाले मोशन को एनालाइज कर लें, सब आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो बस वही करना है, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब यहां पर जरा बात समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, u0 कॉस अल्फा, ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का g साइन थीटा, ये भी देख चुके हैं। अब ये बताओ O से P जाने में टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया था वो, 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आया था कि नहीं आया था, कह दो कि हाँ सर ये आया था। अब एक चीज और है, एक्स डायरेक्शन में वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो आगे तक जा रही है, मैं उसको लिख देता हूं एस एक्स यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, वो हो गई ओपी के बराबर, जो कि हमने मान लिया है आर है, यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इन चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन। मतलब भाई जिस डायरेक्शन में आप पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हो उसी को देखो। अब एक्स डायरेक्शन में रेंज ही तो कैलकुलेट करोगे। तो बस सिंपल सा पॉइंट है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस एक्स की जगह पे हम आर रख देंगे, यू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, u0 कॉस अल्फा रख देंगे। टी की जगह पे क्या रख देंगे, टी की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि उतना टाइम तो लगेगा उसको पी पे हिट करने पे,
तो ये वैल्यू रख दो 2u0 साइन अल्फा, 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। अब ये बड़ी इक्वेशन बन रही है, मैं यहां पर माइनस साइन लगा दे रहा हूं। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ax है माइनस का g साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे टर्म का स्क्वायर 2u0 साइन अल्फा अपॉन g कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों देख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको साफ साफ लिखता हूं। देखो इसको, देख लिया। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या आ रही थी वैल्यू, u0 कॉस अल्फा इंटू क्या था, 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस जी यू टी, क्या था, माइनस जी साइन थीटा बाई 2, जी साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट में 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही तो था, कह दो कि हाँ सर यही निकाला है। अब एक काम करो, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में देखो, ये दोनों में कॉमन है। इस पूरे टर्म को बाहर ले लो, तो यहाँ एक टर्म है, यहाँ उसका स्क्वायर है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा बड़े ब्रैकेट में u0 कॉस अल्फा, यही तो बचा, माइनस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या बचेगा, इसकी एक पावर तो बाहर चली गई, तो ये पूरा टर्म बच जाएगा कि नहीं, 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा, कह दोगे हाँ बचेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी u0 है और यहां पर भी u0 है, इस u0 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2u0, अब बाहर लोगे तो यहाँ u0 ऑलरेडी है, एक u0 और आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2u0 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, अंदर क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये बचा कि नहीं बचा, कह दोगे हाँ सर यही बचा। अब करना कुछ नहीं, इसमें एलसीएम ले लेना है, अंदर वाले ब्रैकेट में कॉस थीटा एलसीएम आएगा, इसमें देखो, पहले इसको देखो फिर लिखता हूं मैं। लिख लिया, क्या हो जाएगा, 2u0 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जब एलसीएम ले लोगे, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कहोगे सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, क्या देखा देखा लग रहा है, याद करो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में भी पढ़ी है और अभी भी हम लोगों ने रिवाइज करा था मैथमेटिक्स में। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं, याद करो, सिंस कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, r इज इक्वल टू 2u0 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन में
ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही है बच्चों मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम नहीं रेंज का फॉर्मूला। मैक्सिमम तो अभी निकालेंगे हम लोग, रेंज का फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक इक्वेशन आई है, इसको वहां पर सॉल्व करना हो तो तुम याद है तो अच्छी चीज है, याद नहीं है तो तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। अगर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज दी होंगी तो यही सब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी है, और क्या लगा रहे हैं हम यहाँ। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। वहां पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आता था, यहां पर साइन 2 थीटा को मैं ऐसे याद करता था, वो खुल गया, कितना हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि थीटा एक अनदर एंगल आ गया है ना अब इस पूरी इक्वेशन। देख लो इसको एक बार। तो तीनों चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। अब बस एक ही चीज बची है कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होगी, कि भैया कितनी तेजी से या कितने एंगल पर फेंके हम कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो, वो ज्यादा दूरी पर जाके टकराए। तो उसकी कंडीशन देख लेते हैं इसको, अगर देख लिया हो तो। देख लिया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम रेंज कंडीशन, मैक्सिमम। आपको याद होगा कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ रहे थे तो उस पर हम लोगों ने देखा था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो रेंज कब मैक्सिमम होती है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता था कि नहीं जनरली। यहां पर हमें ऐसी कोई कंडीशन डिराइव करनी है कि भैया कब मैक्सिमम होगा, कितने एंगल पर फेंके उसको कि वो मैक्सिमम हो। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो जरा, ये था हमारा कुछ केस इस तरीके से, था कि नहीं था, ये था u नॉट। अब ऑब्वियस ही बात है, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो वो अगर एक गिवन वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ा सकते हो। g की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये है थीटा, एंगल का प्लेन, वो प्लेन का एंगल का प्लेन बता रहा हूँ, जिस स्लोप पर आपको फेंकना है। अब ऑब्वियस ही बात है, वो तो गिवन कंडीशन, वो स्लोप तो कांस्टेंट ही होगा। चेंज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अल्फा, अल्फा को चेंज कर सकते हो कि भाई अल्फा कितना कर दिया जाए कि रेंज यानी कि ये जो ओपी है वो मैक्सिमम हो जाए। तो पहले तो रेंज का फॉर्मूला देखो क्या था, अभी हम लोगों ने निकाला 2u नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो निकाला था अभी। अब कहोगे सर यहां पर हम कैलकुलेट कैसे करें, कैसे क्या करें। एक लाइन में लिखने जा रहा हूं, वो अगर अभी मैं समझाऊंगा अभी उस लाइन को। फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ u नॉट g एंड थीटा r will depend on अल्फा। भाई जब इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या है, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, यू नॉट जी थीटा और अल्फा। जब यू नॉट जी और थीटा कांस्टेंट है तो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ अल्फा पे ही तो करेगा। फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ यू नॉट जी एंड थीटा आर विल डिपेंड ऑन अल्फा। अब एक चीज हम लोग कैलकुलस में जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक चीज समझाता हूं, देखो याद आ रही है कि नहीं, कि भैया रेंज हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। कोई इक्वेशन लिखी है, मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और मैं कह दूं y की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पर होगी, तो हम सिंपली क्या कंडीशन जानते थे कि एट मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा वाला चैप्टर पढ़ा था, याद करो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में। नहीं पढ़ा है बच्चों तो देख लो जाके, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ये कंडीशन कितनी बार आने वाली है आपको अभी अंदाजा नहीं है। कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल मैक्सिमम तब होगा एट मैक्सिमम पॉइंट dy बाई dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी y जिस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, उसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0 है। यहां पर r इज अ फंक्शन ऑफ क्या है,
अल्फा। आर किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो आर इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम डी आर बाई डी अल्फा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी इक्वेशन में जब हम आर की वैल्यू लिखकर डेरिवेट करेंगे तो हमको कंडीशन मिल जाएगी, अल्फा की वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर रेंज हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये समझ गए कि नहीं? ये नहीं भी समझे हो तो आपको याद करना की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, 18-19 लेक्चर इसीलिए पढ़ाए थे ताकि जब ये बातें आए तो आप अपना सर ना खुजलाने लगो कि अरे ये कहाँ से आ गया। बात समझ रहे हो? वो जाकर देख बच्चों जरूर ले लें मैक्सिमा और मिनिमा वाला चैप्टर, ठीक है? लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम होने के लिए डी आर बाई डी अल्फा, क्योंकि आर अभी सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, 0 होना चाहिए। बात समझ गए? यहाँ d बाई डी अल्फा ऐसे लिखा रहने दो और r की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी वो रख दो, 2u0 स्क्वायर साइन अल्फा साइन नहीं कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर ये तो हम लोग बहुत कठिन लग रहा है डेरिवेशन, मतलब ये जो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल कठिन नहीं है बच्चों। u0 g और थीटा ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो कभी भी किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करा जा रहा है? अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि u0 g और थीटा ये तो बाहर लिए जा सकते हैं ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये 2u0 स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएंगे कांस्टेंट। इन पूरे वैल्यू को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या? d बाई डी अल्फा ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू 0। कह दोगे हाँ सर ये तो समझ गया, अब थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है। ये पूरी वैल्यू नीचे ले आओ 0 के, ये कोई एक नंबर होगा। जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी जी और थीटा तो दे ही रखा होगा। ये पूरा नीचे आ जाएगा तो बचेगा क्या है सर? साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा। इसको देख लो फिर आगे बढ़े। देख लिया? तो क्या बचा हमारे पास? d बाई डी अल्फा ब्रैकेट में साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो उस केस में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, d बाई सिंस आपको पता है या नहीं याद आ रहा तो मैं लिखे दे रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। u और v, अब कहोगे सर ये u v क्या है? ये फॉर्मूले में याद करो हम लोगों ने लिखा था, u और v फंक्शन ऑफ x है, u एंड v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब x पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे वाले को छोड़ो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। यही तो फॉर्मूला था, याद आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ दो फंक्शन है, ये है u और ये है v, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? पहले वाले को छोड़ो यानी कि साइन अल्फा d बाई डी अल्फा ऑफ कॉस अल्फा प्लस थीटा, प्लस दूसरे वाले को छोड़ो कॉस अल्फा प्लस थीटा d बाई डी अल्फा ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। यही तो इस फॉर्म, क्योंकि वाली इक्वेशन में हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये बहुत सिंपल था ये सब। अब मैं यहीं पर नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इक्वेशन बार बार लिख दिया, इसको नीचे कर देता हूँ। ये सब भी फंक्शन है बच्चों यहाँ पर देखो, अब एक चीज आप जानते हो, क्या जानते हो? कि भैया ये थीटा तो कांस्टेंट है, अगर ये अल्फा में जुड़ा हो या ना जुड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं। डिफरेंशिएट आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? अल्फा के रिस्पेक्ट में। d बाई
dx ऑफ cos x क्या होता था, माइनस का साइन x होता था कि नहीं होता था, याद करो। इस थीटा से मतलब नहीं है क्योंकि ये तो ऐड में लिखा हुआ है प्लस में, तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इससे मतलब ही नहीं है। साइन अल्फा, देखो यहां पर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे मैं बार बार बताना चाह रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, आदत ऐसी है कि मुझे लगता है कि हो सकता है आप भूल गए हो, इसलिए मैं फिर बता देता हूं। भाई अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कह रहे हो सर इस थीटा का क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ऐड में, इसको मान लो लेट सपोज टी मान लो, टी कोई वेरिएबल टी है, टी मान लो या जेड मान लो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी जेड ऑफ कॉस जेड। कॉस जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन जेड, और जेड की वैल्यू रख दो अल्फा प्लस थीटा, तो वही बात आ जाएगी। साइन अल्फा डी बाई डी अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स की जगह पे अल्फा प्लस थीटा है, इस थीटा से कोई मतलब नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एडिशन में है और प्लस ये कांस्टेंट है, ये कोई एक नंबर है, बात समझ रहे हो कि नहीं, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरी सिर्फ अल्फा कर रहा है, समझ गया कि नहीं, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं, तो साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये देखो ये इक्वेशन लिख दी है मैंने, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन अल्फा प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा। ये माइनस वाले टर्म को उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं। अब यहां पर समझो ये माइनस था उधर चला गया तो प्लस का हो गया, ये कॉस वाला टर्म इसके नीचे ले आए और ये साइन वाला टर्म इसके नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। कह दोगे हाँ सर ये तो हो जाएगा, इससे फायदा क्या हुआ, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा प्लस थीटा, हो जाएगा कि नहीं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा, हो गया कि नहीं। कहोगे सर कंडीशन तो मिल गई, देखो कंडीशन तो यही है, यही कंडीशन है, लेकिन इसको और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, थीटा यहाँ मतलब, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। टेन पाई बाई 2 माइनस कुछ ले लो, अरे थीटा ही ले लो, टेन पाई बाई 2 माइनस, ये ऐसे ही लिख देता हूँ, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट अल्फा प्लस थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस थीटा, इस पूरे एंगल को ये लिखा जा सकता है कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस थीटा। तो अगर हम कॉट अल्फा प्लस थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दें तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टेन 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। कहोगे सर इतनी देर से बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकल रहा, अभी निकलेगा निष्कर्ष, बहुत इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन। अब दोनों साइड टेन है, जब इन्वर्स फंक्शन लोगे तो टेन, अरे मैं बहुत बच्चों को ये भी करते देखा हूँ, टेन और टेन काट देते हैं, ये सब करोगे तो पता चल जाएगा कि तुमको आता वाता कुछ नहीं है, तुम सब रटे हो, अरे ये फंक्शन है, काट नहीं दोगे। ये होता क्या है, दोनों साइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, छोड़ो नहीं बताऊंगा, ये टेन ये इज इक्वल टू टेन ये, तो ये ब्रैकेट वाले बराबर हो जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस का अल्फा होगा, माइनस का अल्फा, इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये माइनस का अल्फा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा,
यहां से हमको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी पता चल जाएगी? हमें अल्फा की ही तो वैल्यू पता करनी थी। अल्फा की वैल्यू होगी, ये 2 नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा π/4 माइनस θ/2। हो गया कि नहीं? यही कंडीशन होती है मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल रेंज के लिए इंक्लाइंड प्लेन पे, यही कंडीशन होती है। 5/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। ये पता है कि नहीं? ये भी भूल गया। π/4 मतलब 45 डिग्री में θ/2 घटा देना। आप कहोगे सर ये कुछ कुछ मिलता जुलता लग रहा है, इसको एक तरीके से अगर और लिखा जाए, ये देखो हम लोगों ने कहां से कहां हम लोग चलते चले आ रहे हैं, अभी दिखाते हैं। ये थोड़ा अटक जाता है, इसीलिए मैं पेज बदलता रहता हूं। ये देखो यहां से हम लोगों ने स्टार्ट करा था डिराइव करना, तो अब कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? कहां तक पहुंच गए थे? पूरा ये सब करते चले आ रहे थे, करते चले आ रहे थे, और कहां पर पहुंच गए हम लोग? अल्फा इज इक्वल टू π/4 माइनस θ/2। कहोगे सर इससे हम लोग समझे क्या? इससे ये समझे कि भैया अगर तुमको मैक्सिमम रेंज पूछी जाए कि कितने एंगल के लिए होगी, किस एंगल से फेंका जाए कि मैक्सिमम रेंज हो, तो अल्फा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मान लो ये एक ऐसे आपका एक इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, आपने किसी एंगल अल्फा पे इसको थ्रो करा, अल्फा पे, तो ये रेंज जो है ये वैल्यू आर, ये मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम तब होगी जब ये जो एंगल है अल्फा, ये इस वाले एंगल का आधा हो, आधा। कहोगे सर ये कैसे बात कर रहे हो? ये एंगल है थीटा, इस वाले फॉर्मूले को देखो, इससे सब समझ में आ जाएगा। ये कब होगा? जब ये जो अल्फा की वैल्यू है वो इस वाले एंगल का आधा हो। कहोगे सर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल, ये तो थीटा है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल कितना बचेगा? ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि रेंज तब मैक्सिमम होगी कि जब आपका ये अल्फा जिस एंगल से आपने फेंका है वो इस वाले एंगल का आधा हो। और ये वाला एंगल कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड द इंक्लाइंड प्लेन। कहोगे सर ये कहां से आ रहा है? इसका आधा मतलब by2 ना भाई। ये एंगल कितना बचा? π/2 माइनस थीटा, π/4 माइनस θ/2 आ रहा है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तभी तो ये वैल्यू आएगी। यानी कि एंगल जो अल्फा होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, ये कि ये वैल्यू बचे आपकी कितनी? ये वैल्यू हो जाए π/4 माइनस θ/2, और ये वाली वैल्यू कितनी बचे? π/4 माइनस θ/2। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा? π/2 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और ये एंगल है कितना? ये है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अब कहोगे सर ये चीज समझ में आ गई मुझे कि भैया हमें इतने एंगल से फेंकना है जो इस एंगल का आधा हो, बाइसेक्टर हो। बात समझ गया? फिर से मैं बता देता हूं, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल कितना हुआ? ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब आपको करना क्या है? प्रोजेक्टाइल को इसके आधे एंगल पे फेंकना है, इसके आधे एंगल, तब वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसका आधा एंगल ही ये वाला एंगल हुआ, π/4 माइनस θ/2। ये देखो 90 माइनस थीटा का मतलब π/2 माइनस थीटा, इसका आधा π/4 माइनस θ/2। समझ गए? तो इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेंज इज मैक्सिमम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन when the projectile is projected through an angle which is bisector of the angle between the inclined plane and the vertical axis। इस वीडियो को स्लो मोशन में देख लेना, बार बार मैं बोलूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, और कंडीशन ये याद रखना, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग। देख लिया इसको? इसको एक बार देख लो, समझो थोड़ा। मैं एक चीज और अभी बताऊंगा, वो भी देख लेना। क्या है इसमें एक चीज और, इसको देख लिया? आगे बढ़ते हैं। अब मोशन डाउन द प्लेन
हम लोगों को देखना है। बहुत बातें हो गई बच्चों, थोड़ी डिस्कशन, थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाओ, 1 घंटे से लगातार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। देखो बात यह है ना कि कितना भी पढ़ लो आप, जब तक आप दिमाग अपना नहीं लगाओगे, मैं कितना भी बोल दूं वो समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको समझाऊं, बहुत जितना समझा सकता हूं मैं, और कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने के लिए। टाइम क्योंकि लंबा लगता है, तो आप लोग तो जानते ही हो अटेंशन स्पैन अब हम लोग का बहुत कम हो चुका है। अब 1 घंटे का वीडियो देख के आपको लगता होगा अरे इतने लंबे वीडियो बना रहा है ये, 15-15 वीडियो पड़े हुए हैं, एक चैप्टर में कैसे पढ़े। बच्चों ये वीडियो अगर आप अभी नहीं देखोगे तो आप फिर पैसे 1.5 2 लाख रुपए देकर इनको देखोगे जाके। आप यकीन मानो, कोई न्यूटन का 4th लॉ वहीं इन बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं बताया जा रहा है। मेरा किसी कोचिंग के खिलाफ मैं नहीं हूँ, बात समझो। मैं बस इस कल्चर के खिलाफ हूँ कि इतना पैसा क्यों देना यार। अरे ठीक है 400-500 रुपये भी दे रहे हो तब तक भी समझ में आता है, ये 2-2 2.5 लाख रुपए क्या, छोड़ो ये सब बात। ठीक है देख लिया, बहुत बेकार की बातें होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने मोशन अप द प्लेन देखा था, मोशन अप द प्लेन यानी नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे देखना है। हम लोगों ने तीनों चीजें कैलकुलेट करी, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, ये भी देख लिया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि रेंज मैक्सिमम। मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, इसको करने की जरूरत यहां पर नहीं है, आप कर लेना, सिंपल है। बस देखो ये इंक्लाइंड प्लेन था, एंगल थीटा वैसे ही बना रहा है। बस मैंने अब एक्स एक्सिस किसको माना है, एक्स एक्सिस ओरिजिन यहां पर है क्योंकि यहां से फेंकी जा रही है, देखो येलो कलर से आ रही, पॉइंट पी पे टकरा रही है वो। अब बस कंडीशन इतनी ही है बच्चों कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू नॉट, ये देखो अल्फा अब यहां से बना रही, एक्स एक्सिस पहले यहां से बना रही थी क्योंकि यहां से फेंकी जा रही थी, यहां से फेंका जा रहा है तो ये अल्फा बना रही। वाई एक्सिस उसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन, लेकिन पहले एक्स एक्सिस मैंने अप द प्लेन माना था, अब मैं डाउन द प्लेन मान रहा हूं। ये वैल्यू जी थी, ये थीटा है, तो ये जी कॉस थीटा ही रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जितनी भी इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम होंगी उनमें जी या जो वर्टिकल एक्सिस का हम कंपोनेंट निकालेंगे एक्सेलरेशन का, वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा जी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन के 90 डिग्री पर, और अलोंग द प्लेन होगा जी साइन थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये तो चेंज होगा नहीं, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी, पहले नीचे से ऊपर थी अब ऊपर से नीचे होगी। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये वाला हो जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा, ये इस डायरेक्शन में अब आ जाएगा, पहले ऊपर की तरफ था नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, यू नॉट साइन अल्फा। बाकी सब कैलकुलेशन जैसे करी थी वैसे ही करना। तो अब कहोगे सर तो वैल्यू क्या आएगी, बस यहां चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा उन फॉर्मूलों में अल्फा प्लस थीटा विल बिकम अल्फा माइनस थीटा एंड थीटा विल बिकम माइनस का थीटा। बस वो जितने भी फॉर्मूले निकाले हैं, जितने भी कैलकुलेशन करी, उसमें अल्फा प्लस थीटा की जगह अल्फा माइनस थीटा रख देना है और थीटा की जगह पे माइनस का थीटा रख देना है, बाकी सब वही आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने क्या निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था हम लोगों ने, क्या निकाला था, 2 यू नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस माइनस का थीटा। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, कि कॉस माइनस का थीटा होता है कॉस थीटा। देखो ऐसा नहीं है बच्चों कि ये माइनस थीटा हो ही जाएगा, ये मैंने याद करने के लिए ऐसा बता दिया। जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप चीजें ऐसी आने लगेंगी कि जो कॉस थीटा होगा, जो प्लस का थीटा है वो माइनस का आने लगेगा। एक बार तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये होमवर्क है। 2 यू नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। अब क्योंकि कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये आपको याद भी होगा और नहीं याद है तो समझ लो, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ भी चुके हैं, ये फिर भी देख लो। तो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, वो 2 यू नॉट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा पहले भी आता था, वो अभी भी उतना आएगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी आती थी, वो आती थी कितना आता था, यू नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, 2g कॉस थीटा, यही तो आता था कि नहीं। ये भी वैसे कि वैसे रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा? क्योंकि यू नॉट साइन अल्फा, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। कॉस थीटा का माइनस का कॉस थीटा होगा तो वो सब बराबर ही है, कॉस माइनस का थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो कहोगे क्या सर जब हम इसको नीचे फेंकेंगे तो जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा था उतना ही नीचे जाने में लगेगा। बच्चों टाइम उतना ही लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता इसलिए क्योंकि रेंज में चेंज आ जाता है, रेंज में चेंज आ जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको देख लो एक बार, मतलब इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अब रेंज में क्या चेंज आएगा वो देखो, ये जो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही मैं उसकी बात कर रहा हूं। रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हम लोग क्या निकालते थे? 2u0 स्क्वायर साइन अल्फा, वहां पर होता था कॉस अल्फा प्लस थीटा, यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये अंतर हो जाएगा बच्चों, और कुछ अंतर नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? π/4 माइनस θ/2, यहां पर हो जाएगा π/4 प्लस θ/2, क्योंकि थीटा बन गया है माइनस का थीटा। ये सब आप कैलकुलेशन करके भी निकाल के देख सकते हो। मैंने इसलिए नहीं करा है क्योंकि कोई मतलब नहीं इतनी कैलकुलेशन करने के बाद फिर से वही सब चीजें करने का। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैं फिर से आपको एक रफ में यहां पर ऐसे लिख के दे देता हूं छोटा छोटा, आप देख लेना भाई। u जो वेलोसिटी है वो ux इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इसको x एक्सिस मान ली है और वो भी इस डायरेक्शन में, तो ये तो वही रहेगी u0 cos अल्फा। और uy क्या हो जाएगी? uy हो जाएगी u0 साइन अल्फा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ax क्या होगा? ax x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उस केस में माइनस जी साइन थीटा था, क्योंकि x हमने इस एक्सिस को माना था। अब हमने नीचे वाली एक्सिस को माना है, जी साइन थीटा भी नीचे, तो ये प्लस का जी साइन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ए वाई हमारा वही रहेगा, क्योंकि ये नीचे है वाई एक्सिस, इधर डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस का जी कॉस थीटा। तो अंतर हमारा बस ए एक्स में आया। जब ये वैल्यू रख के हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब लगाएंगे तो यही सब वैल्यू आएंगे। बात समझे कि नहीं? और ये जो पाथ आपको सिमेट्रिक दिख रहा है बच्चों, फिर वही बात मैं कहूंगा, ये सिमेट्रिक होता नहीं है। जब इंक्लाइंड प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं तो पाथ हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उस पर ग्रेविटी ऐसा लगेगी कि उसका पाथ डिस्टॉर्ट कर देगी, कुछ ऐसे आके गिरेगा, वो थोड़ी दूर तक आगे आएगा फिर एकदम सीधा गिर जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ना हो प्रैक्टिकली करके देख लेना, किसी पहाड़ पर कुछ फेंक के देखना तुम, ठीक है? देख लो, इसको लिख लो। बहुत चीजें पढ़ ली हम लोगों ने। ठीक। अब ये एक चीज और रखिए, जरा सा टाइम लगेगा, बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा लेक्चर। कंडीशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हिट द इंक्लाइंड प्लेन एट राइट एंगल। यहां क्या कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन बताओ। कंडीशन का सिंपल सा मतलब बस इतना ही समझ लेना कि अल्फा और थीटा में उसने रिलेशन पूछ लिया है कि कितना एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन में क्या हो रिलेशन, कि जो प्रोजेक्टाइल आप फेंको, मतलब थ्रो करो, मोशन अप द प्लेन और डाउन द प्लेन दोनों की बात करेंगे, वो हिट करे 90 डिग्री पर। मतलब इस तरीके से आपने फेंका है कि वो ऐसे जा रही है और वो जब स्ट्राइक करी तो ये देखो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे आके गिरती है 90 डिग्री पे, ऐसे गई ऐसे गिर गई पी पे। तो एक चीज़ ध्यान से समझते हैं। क्या समझते हैं? पहले तो जो चीज़ें कैलकुलेट कर चुके थे या जान चुके थे उन्हीं को जान लेते हैं। ये एंगल थीटा होगा, ये जी कॉस थीटा होगा, ये जी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? ये यू नॉट है, ये अल्फा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा, ये हो जाएगा यू नॉट साइन अल्फा। ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब कहोगे सर कंडीशन कैसे निकालेंगे? अरे बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है।
कि भैया अगर वो परपेंडिकुलर हिट करेगी आके ऐसे, तो इसका मतलब है उसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रही, कोई स्पीड रही, तो आगे बढ़ जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं? वो एकदम परपेंडिकुलर आके गिर रही है, इसका मतलब उसके कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के, फाइनल वेलोसिटी के, उसमें सिर्फ वी वाई है, वी वाई। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को वी वाई ले लेता हूं, वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा जीरो। परपेंडिकुलर हिट करने की यही तो कंडीशन होगी, वी एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यानी कि इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। बस यही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और आपकी अभी जो सारी गणित है वो सब समझ में आ जाएगी। क्या कंडीशन होती है, एट पी, ये पॉइंट पी है, पॉइंट ए है, ऑलरेडी दे रखा है पॉइंट ए, एट पॉइंट ए वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। यू एक्स आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू नॉट कॉस अल्फा, ये हम लोग पहले से कैलकुलेट करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, माइनस का जी साइन थीटा, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब बचा क्या, बचा ये कि टाइम कितना लग रहा है ओ से ए जाने में, टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, याद आया कि नहीं, जितनी देर वो हवा में रहेगा भाई, ये पूरा जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना निकाला था हम लोगों ने, 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, यही तो निकाला था मोशन अप द प्लेन के केस में। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, एक्स डायरेक्शन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली कंडीशन लगानी है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लगा देते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है भाई, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, ए एक्स इंटू टी, एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, इन सब की वैल्यू रख दो। वी एक्स है जीरो भाई, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स है यू नॉट कॉस अल्फा, बिल्कुल है, ए एक्स है माइनस का जी साइन थीटा, बिल्कुल है, और टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि है 2u0 साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, बिल्कुल है। अब क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी इक्वेशन में इसको अगर उधर लेके जाओगे, ये g से g कैंसिल हो जाएगा और ये u0 कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको पूरी इक्वेशन को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2u0 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना होता है tan थीटा, इज इक्वल टू क्या बचा, u0 कॉस अल्फा, बचा कि नहीं, ये u0 और ये u0 कैंसिल हो गया, इस कॉस अल्फा को इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू इस 2 को नीचे ले जाओ, क्योंकि इसको नीचे ले आया तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ कंडीशन क्या आ गई ये समझते हैं बच्चों, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इंटू टेन थीटा ये 1/2 होना चाहिए, तभी आपकी प्रोजेक्टाइल अप द प्लेन में परपेंडिकुलर हिट करेगी। इसको अल्फा और थीटा में ये रिलेशन होना चाहिए कि tan अल्फा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तब इसको फेंकोगे तो 90 डिग्री। देखो बच्चों फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, हम लोग सिर्फ पेपर पे सॉल्व करके बताए दे रहे हैं कि अल्फा और थीटा में रिलेशन क्या होगा कि वो 90 डिग्री पे गिरे जाकर, मतलब अगर तुम चाहते हो कि दुश्मन के सर पे गोला गिरे जाके, तो अल्फा और थीटा के बीच में tan अल्फा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे बैठा है, तुमने तोप मारी, तुम चाहते हो उसके जस्ट सर पे ऐसे गिरे जाएगी, तो tan अल्फा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। समझ गए कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है ये, देख लो। फिर एक पॉइंट और रह गया, जल्दी बता देता हूँ, खत्म चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक। अब ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, थोड़ा दिमाग, ज़्यादा नहीं लगाना है। मोशन डाउनवर्ड अगर हो तब क्या कंडीशन होगी कि वो 90 डिग्री हिट करे, मतलब कि ये आपका
ऐसे आए और यहाँ पर हिट करे 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे हिट करे। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? इसका भी कारण है भैया। तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है g, वो ये परपेंडिकुलर में तो g cos थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में g sin थीटा लग रहा है। आपने जो वेलोसिटी जिससे उसको फेंका है u नॉट, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा यहाँ? u नॉट cos अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है तो अब ये बताओ, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो यहां पर जब आए तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए? कभी नहीं। वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ेगी ना। तुम बात समझो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी इस पॉइंट पर आकर तो जीरो कैसे हो जाएगी? वो तुम अगर कोशिश कर रहे हो कि ये जाकर उस पर परपेंडिकुलर हिट करे, मतलब कि तुम कुछ ऐसा चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो ये ऐसे आए और ऐसे हिट करे, ऐसे हिट करेगा बच्चों, तो ये बताओ ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी तो यहाँ पर इसको नीचे और तेजी से खींचेगी ना। यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx0 नहीं होगा, ये होगा कुछ, क्योंकि ग्रेविटी और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन। देखो ग्रेविटी का ये वाला डायरेक्शन g sin थीटा और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसको और तेजी से खींचेगी नीचे, तो ये यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आके रुक जाए। ये पॉसिबल नहीं है इस केस में, परपेंडिकुलर हिट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि हिट करने के लिए, अब मैं बताऊं, हिट कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। कैसे हो सकता है कि आप यहां पर मान लो ये आपकी गाइडेड मिसाइल होती है, गाइडेड मिसाइल होती। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। इसको आप चाहते हो कि ऐसे आके टकरा जाए, तो जैसे ही वो इस पाथ पे टर्न ले, इसके साइड वाले थ्रस्टर्स ऑन हो जाने चाहिए। मतलब इसको कुछ साइड में थोड़ा बहुत फोर्स देनी पड़ेगी आपको, तब जाके वो डेविएट होकर परपेंडिकुलर टकराएगी। बात समझे? मतलब वो ऐसे आएगी और ये परपेंडिकुलर कब जाएगी? जब वो नीचे गिरना चाह रही हो लेकिन उसको साइड से कुछ फोर्स मिले, तब जाके टकराएगी। बात समझे कि नहीं? ये छोड़ो, बेकार की बात है, बस वो पॉसिबल नहीं है, इतना जान लो। तुम मिसाइल ना बनाने लग जाना, ठीक है? क्यों नहीं पॉसिबल है फिर से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये u नॉट cos अल्फा, यानी जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, दोनों अपोजिट है भाई। ये जा ऊपर रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी घट रही है, और इतनी भी घट सकती है कि ये एक्स डायरेक्शन में जीरो हो जाए। वाई में तो जीरो एक पॉइंट पे हो ही रही थी, समझ रहे हो? तभी तो मैक्सिमम हाइट निकाली थी हमने, यहाँ पर जीरो की। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है भैया? वो नीचे गिर रहा है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो जिस पॉइंट पे टकराया वो एकदम 90 डिग्री हो, क्योंकि वेलोसिटी वहां पर एक्स डायरेक्शन में जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस केस में, मोशन डाउन द प्लेन के केस में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करे। मोशन अप द प्लेन में ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन अगर आ जाए कहीं तो ये टिक मार सकते हो बेझिझक। बहुत कुछ पढ़ लिया बच्चों हम लोगों ने, पूरा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल सब पढ़ डाला हम लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिफ्ट के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन कर पढ़ेंगे। सर लिफ्ट में क्या जरूरत है? यहाँ तो समझ में, लिफ्ट में कौन से दुश्मन को हम मारने जा रहे हैं? बात वो नहीं है, बात ये है, ये सब पढ़ना इसलिए पड़ता है कि जब रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या होते हैं कि जैसे मान लो आप किसी प्लेन पर ही हो और आप ऊपर बढ़ रहे हो, या किसी रॉकेट में ऊपर बढ़ रहे हो, इससे कोई चीज़ आपको फेंकनी है, थ्रो करनी है, तो वो कितने एंगल पे हो, क्या हो, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन तो वहाँ भी लगेगा। और रॉकेट आपका एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे लिफ्ट आपको ऊपर ले जाती है तो स्पीड बढ़ती है, या नीचे ले जाती है तो स्पीड बढ़ती है। उस केस में क्या होगा, सब कुछ पढ़ना है। चलो लास्ट में एक देख लेते हैं, बहुत अच्छा थॉट है यहाँ पर। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। ये मैक्स प्लैंक ने कहा था। कौन थे मैक्स प्लैंक? को फादर ऑफ मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। मॉडर्न क्या, क्वांटम मैकेनिक्स के फादर बोले जाते। अगर ये ना हो तो समझ लो क्वांटम मैकेनिक्स ना होती। इन्होंने क्या बताया कि अगर तुम चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करो तो जो चीज़ें तुम देख रहे हो चेंज हो जाती हैं। अब ये मत कहना सर क्या सेब को देखने सोचने लगे कि संतरा है तो क्या संतरा बन जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही, बन भी सकता है। बात ये फिलोसॉफिकल है, थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, वरना फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई दुनिया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।